नमस्कार, न्यूज बेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जो शोध से भी जुड़े हैं और समाज सेवा से भी, सर्वोदय से भी जुड़े रहे हैं और ड्रग ट्रायल के खिलाफ अभियान चलाने से भी। चिन्मय मिश्र जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने मध्य प्रदेश में जन आंदोलनों पर काफी काम किया है, आप खुद भी कार्यकर्ता रहे हैं। कौन कौन से जन आंदोलन पश्चिमी मध्य प्रदेश में चल रहे हैं? पश्चिमी मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो पूरे दुनिया में विकास को लेकर के एक नई अवधारणा जो बन रही है, उसकी शुरुआत पश्चिमी मध्य प्रदेश से हुई है। और इसकी जो नींव है उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन है। और दूसरा एक और जो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन यहाँ पर, वो भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बड़वानी से ही शुरू हुआ है, दोनों ये, वो है जागृत आदिवासी दलित संगठन। ये दोनों आंदोलन जो हैं, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ में पूरे देश और दुनिया में जो कुछ भी पर्यावरण को लेकर के आज जो नई सोच पैदा हुई है, बड़े बांधों के खिलाफ हो या उससे होने वाले नुकसानों के बारे में हो, बांधों या बड़ी योजनाओं से विस्थापन के बाद लोगों के पुनर्वास के सारे मुद्दे हों, और उसके साथ ही साथ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगानी के जो मसले हैं, जैसे जो हमारे यहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू हुआ, उसकी नींव में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश का जागृत आदिवासी दलित संगठन है। इसी के साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी वो पहला ऐसा जन संगठन है जिसने स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन का मुद्दा बनाया है। पर लोग कहते हैं, कई आरोप लगते हैं इन संगठनों पर कि ये विदेशी मदद से चल रहे हैं, लोगों का सहयोग इनको नहीं है, ऐसा है? देखिए, इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से, और सर्वोच्च न्यायालय तक ये बात हो चुकी है कि इनके पास किसी भी तरह का विदेशी कोई जो है वो दान आज तक नहीं मिला है, ना ही ये लेते हैं। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, जो रिजर्व बैंक करता है और बाकी करते हैं, उसमें छुपा के किसी को कोई धन नहीं दिया जा सकता। चिन्मय जी, यहाँ दान की बात नहीं है, पीठ थपथपाने की बात है। उन्हें मैग्सेसे अवार्ड देने की बात है, जो लोग आंदोलन के नेता हैं उन्हें सम्मानित करने की बात है, उन्हें कॉन्फ्रेंस में बुला के वाहवाही करने की बात है। हिंदुस्तान के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसमें से मेधा पाटकर अकेली हैं जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है ना। जब ये बात, मैंने एक दूसरे नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, दूसरे मैग्सेसे अवार्ड जब उनसे लिया, उनसे मैंने बातचीत करी, मैंने पूछा कि जब आपको ये मैग्सेसे मिला है तो ये इनाम कभी मेधा पाटकर को क्यों नहीं मिला? तब ये बात बहुत सामने आई कि वो सारे लोग जो इस व्यवस्था के परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, ये कोई भी इस तरीके का सम्मान उनके लिए नहीं है। हम वो सारे लोग जो इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये सिस्टम ठीक हो सकता है, उन्हें दुनिया के सारे, नोबेल से लेकर सारे पुरस्कार मिलते हैं। वो सारे लोग जो इस व्यवस्था के खिलाफ हैं और जो मानते हैं कि इस व्यवस्था से समाज सुधार नहीं हो सकता, तो मेधा पाटकर उन श्रेणी में है जिन्हें मैग्सेसे या ऐसा कोई अवार्ड आज तक नहीं मिला है। लेकिन वाहवाही, मीडिया की वाहवाही, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश है। देखिए, ये तो जो भी काम कर रहा है और जिसका भी दुनिया भर में विश्लेषण होता है, तो दोनों तरह की बातें, उनका विरोध भी है और उनका समर्थन भी है। पर अंततः पिछले 2 दशक में सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन अंततः वहां रहने वाले लोगों की उन पर पहली प्राथमिकता है। आप सुप्रीम कोर्ट भी गए ड्रग ट्रायल के मामले को लेकर, क्या आपका मामला था? आपने किस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना उचित समझा? देखिए, सवाल इस बात का है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश की अधिकांश जनता जो है वो अनपढ़ है और गरीब है और अपने स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर है। इंदौर में भी हमारा फिर वो एमवाय हो या और तमाम सारे दीगर अस्पताल हों, यहाँ पर जो लोग अपना इलाज के लिए आए, वहाँ पर जो कुछ डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने उनसे ये कहा कि हम आपका फ्री में इलाज कर रहे हैं, आपका किसी एक खास जो रोग के लिए सरकार ने चयन किया है, मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। और इस सबके साथ में उन्हें अंधेरे में रख करके उनके ऊपर जो है वो दवाइयों के परीक्षण किए गए और सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती हैं कि उसमें 81 व्यक्ति या तो मारे गए या बहुत गंभीर उनके ऊपर दुष्परिणाम हुए। और जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना काम के दौरान जिसका पैसा वो सरकार से ले रहे थे,
उस समय का दुरुपयोग करते हुए करीब 6 करोड़ रुपए 6 डॉक्टरों ने इन दवा कंपनियों से लिए हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए और चूंकि उसके बाद जो सारी एक बेसिक जो कानूनी कार्यवाहियां उन्हें इन ड्रग ट्रायल के लिए करना थी, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत होता है, वो ना करते हुए जब उन्होंने करा तो हमें लगा, और शासन, जब हमने मध्य प्रदेश शासन से, केंद्र शासन से सबसे अपील कर ली और नहीं हुआ, तो अंततः हमने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई जिस पर अभी कार्यवाही चल रही है। मुख्य गड़बड़ी क्या की थी इन डॉक्टरों ने? मुख्य गड़बड़ी इसमें यह है कि जो मरीज हैं, आए हैं इनके पास में, उनको ये बिना बताए कि उन पर परीक्षण हो रहा है, उन पर ट्रायल हो रहा है, उनसे ये कहा गया है कि आपका इलाज हम कर रहे हैं, एक नई दवाई कहा गया कि इलाज कर रहे हैं और कर रहे थे ट्रायल कर रहे थे जी। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ जो कानूनन जरूरी है कि उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, वो इंश्योरेंस नहीं हुआ। उनको उसके बदले में जो कंपनसेशन, मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब उनका इलाज पूरा हो जाता है या ट्रायल पूरा हो जाता है तो उसके बाद 1 साल तक अगर वो दवाई बाजार में नहीं आई है तो उन्हें वो दवाई मिलना चाहिए। प्लस अगर किसी की डेथ होती है या मृत्यु होती है इस दौरान तो उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये सारी चीजें इरेगुलरिटी हुई, यानी एक अनियमितता नहीं, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब मानसिक रोगियों तक को के साथ परीक्षण किया। जी हाँ, मानसिक रोगियों पर भी करा, बच्चों पर करा, 2 दिन के बच्चे पर करा, जो कि कानूनन अवैध है। कई मामलों में यहां तो खुद विधानसभा में यह बात मानी गई है कि जो दवाई मूलतः जो वैक्सीनेशन सिर्फ लड़कियों के लिए बना था, उसका परीक्षण लड़कों पर कर दिया गया। तो मतलब ऐसा कोई भी काम अनैतिक नहीं बचा है जो यहां पर नहीं हुआ। डॉक्टरों ने, किसी डॉक्टर को कोई सजा हुई इस बार अभी तक? नहीं, अभी तक किसी को कोई सजा नहीं हुई और इस मसले पर वो लगातार कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। राज्य सरकार लगातार लापरवाही। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने तो यह कहा कि इन परीक्षणों के बाद ही दवाएं बनती है, लोगों का इलाज होता है, अगर ये परीक्षण नहीं होते तो पोलियो मुक्त हम नहीं हो सकते थे। देखिए, जहां तक पोलियो की बात है तो पोलियो की जब बात हुई और जिन चिकित्सक ने पोलियो टेस्टिंग करा है, जब उन्होंने इस बात का दावा किया तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का अपना एक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही अपने आप में अनूठी बात है और बहुत अविश्वसनीय है कि भारत जैसे देश में आए, उनको अपना एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि ऐसा कोई परीक्षण हमारी तरफ से नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में तो पिछले 3 वर्षों से पोलियो का कोई मामला ही सामने नहीं आया और इन डॉक्टर के परीक्षण से इस देश में, और चूंकि 1 साल बीत चुका है पोलियो का कोई भी केस आए हुए, तो इस पूरी टेस्टिंग का भारत में पोलियो की विमुक्ति से, इरेडिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी यहां फिर धोखाधड़ी लोगों के साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी है इसमें। तो नर्मदा के नाम पर, बांध बनाने के नाम पर लोगों को हटाया जाता है, दवाओं के परीक्षण के नाम पर लोगों से अन्याय होता है, तो इन सब चीजों के लिए मध्य प्रदेश क्यों चुना जाता है? 2 वजह हैं। एक तो बहुसंख्य आबादी आदिवासी है, अशिक्षित है, गरीबी है, ये 3 बड़ी वजह हैं। और एक और जिस वजह पर हम सबको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि जो हमारा शहरी समाज है वो कमोवेश बिल्कुल सोया हुआ है और वो ये नहीं मानता है कि उसकी अपनी कोई जवाबदारी इन चीजों के प्रति है। इन डॉक्टर्स ने जो किया है, अगर उनके प्रति कोई सामाजिक जवाबदारी जब तक नहीं रखी जाएगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आगे बहुत बढ़ा जा सकता है। तो जो शहरी समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, उसकी भी जवाबदारी है कि वो अपनी नैतिकता को जगाए और आगे काम करे। योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो एक कमेटी बनाई, उसकी स्थायी समिति में आप हैं। जी, आपने काफी शोध भी किया है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। क्या शोध है वो और क्या रिसर्च? दरअसल जो हमने और हमारी पत्नी ने मिलकर के शोध किया है, वो शोध मूलतः जो भारत की पारंपरिक वस्त्र परंपरा है, उस वस्त्र परंपरा में बुनाई और छपाई, कढ़ाई, ये तमाम चीजें आती हैं और इस पर हम पिछले 10 साल से लगातार शोध कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारी पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक समय विश्व में कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है और भारत की जो आर्थिक पूरी समृद्धि है उसकी नींव में कहीं ना कहीं कपड़ा था। और वो परंपरा धीमे धीमे अंग्रेजों के आने के बाद से विलुप्त हुई। गांधी ने नए तरीके से खादी को एक तरीके से उसका पुनर्आविष्कार किया और भारत को पुनः एक बार जो है वो नैतिक रूप से खड़ा किया कपड़े के बल पर। आजादी के समय जब
हमारा देश जब आज़ाद हुआ है 1947 में, तो हमारे देश में करीब 10 लाख से ज़्यादा करघे थे। आज उनकी संख्या घट के 1 लाख से भी कम रह गई है। और हमारा योजना आयोग में भी जो मत था वो ये था कि हम चूंकि एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर श्रम बहुतायत में है, इसलिए हमें ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रम को हम भागीदारी दे सकें। और पारंपरिक वस्त्र बुनाई हो, छपाई हो, वो सारा चूंकि मानव श्रम पर निर्भर करता है और वो उसमें हमें कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं लगते, वो पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए हमारा ये सोचना था कि वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपने जो शोध की है, आप कई गतिविधियों में लिप्त रहे हैं इसमें तो कहाँ पहुंची शोध? उनके पिछड़ने का कारण अलग है, क्या कोई भविष्य हमारे इलाके में बचा है अभी? जी, मतलब हमारे इलाके में भविष्य मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में अगर हम वस्त्र बुनाई को ही लें और छपाई दोनों में, तो हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश इस मामले में हिंदुस्तान में सबसे अगुवा है। महेश्वर एक ऐसी जगह है जहां आज से 25 साल पहले केवल 10 हाथ करघे बचे थे, पर वहां के बुनकरों ने अपने श्रम से, कुछ वहां के लोगों की मदद से आज वहां 3000 से ज्यादा करघे हैं। बाग प्रिंट आज सारी दुनिया में जाना जाता है। वहां आज से 25 साल पहले 2 लोग काम करने वाले थे, उनके साथ कुल 20 लोग काम करते थे, आज कम से कम 8 से 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो भविष्य इसका है और पश्चिमी मध्य प्रदेश इस मामले में जो है वो बहुत सौभाग्यशाली होगा और इतिहास में इसको गिना जाएगा कि इसने पूरे हिंदुस्तान को कम से कम एक नई दिशा दी है कि हम दोबारा से कैसे अपने आप को पुनर्आविष्कार हमारा कर सकते हैं। लेकिन शहरों में जो आजकल बड़े बड़े मॉल्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, इंदौर में कपड़ा मिलें थी, सब बंद हो गई है। आम आदमी जानना चाहता है कि अब तो वो मिलें बन रही जहां पे 10 इंजीनियर मिलकर पूरी मिल चला लेते हैं। ऐसे में कैसे रोजगार बढ़ेगा? नहीं, तो यही तो हमने जो प्लानिंग कमीशन है वहां भी बात करी और सब तरफ बात करी कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर हमें श्रम को प्रधानता देनी पड़ेगी और ये जीवन के हर क्षेत्र में हमें करना पड़ेगा। और ये बात सारी दुनिया में मानी जा रही है कि अंततः आपको उद्योग का कोई न कोई स्थानापन्न ढूंढना पड़ेगा। अब खादी तो लोग नहीं पहनना पसंद, लिनन ने जगह ले ली है खादी की, मशीनों में बुना हुआ लिनन है जिसने खादी की जगह ले ली है। भारतीय कपास और रुई की जगह इजिप्ट के कॉटन ने ले ली है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, उसकी वजह यह है कि जो हमारी सरकार की नीतियां रही जिन्होंने बीटी कॉटन को और बाकी चीजों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। सारी दुनिया में यह माना जाता है कि बीटी कॉटन से बना रेशा जो है उसका जीवन बहुत कम है बनिस्बत देसी कपास के। एक भ्रम यह भी फैलाया गया कि बड़े मतलब बीटी जो है वो आपको ज्यादा पैदावार देता है। ये बात भी पिछले 10 साल के आंकड़े बीटी के प्रूव कर रहे हैं कि आपका बुआई का चूंकि क्षेत्रफल बड़ा है इसलिए आपके यहाँ पैदावार ज्यादा दिख रही है, पर आने वाला समय जो है वो फिर हमारे देसी कॉटन का है और देसी कपास का है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों का रुझान थोड़े पर कहीं ना कहीं वापस अपनी परंपरा की तरफ आएगा। हो सकता है वो मजबूरी में आए जी, पर आएगा सही। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो टेक्नोलॉजी हम तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में भी, वो दुनिया की नकारी हुई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ जाती है और हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जो कारें हमारे यहाँ आ रही हैं वो कारें दुनिया के कई देशों में बनना बंद हो गई हैं। जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं वो दुनिया के कई देशों में दवाइयों पर प्रतिबंध है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सीधी सी बात यह है कि सारा जो जिसको हम पहली दुनिया कहते हैं या विकसित दुनिया कहते हैं, उस दुनिया ने एक बहुत सीधा सा काम ये करा कि सिर्फ 2 चीजों पे आज 2 चीजें वो बनाते हैं, एक हथियार और दूसरी दवाइयां। बाकी सारी चीजें उन्होंने कमोबेश चीन और ऐसे देशों को दे दी हैं। और भारत के साथ में दिक्कत ये कि भारत कहीं भी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बना उसने कहीं भी से भी नवाचार को प्रोत्साहन नहीं दिया। इस वजह से हमारे यहाँ जो पूरे तकनीकी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें कमोवेश अपवाद हम छोड़ दें तो हमारे यहाँ सिर्फ टेक्निकल वर्कर्स बन रहे हैं, जो नई और साइंटिस्ट की हमारे यहाँ लगातार कमी है। इस वजह से हमको उन पुरानी तकनीकों को खरीदना पड़ रहा है, उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और वो चूंकि हमारे यहाँ एक नई प्रवृत्ति ये पैदा हो गई है कि ऐसा लगता है कि इटली से अगर टाइल की फैक्ट्री जो बंद होती है वो फैक्ट्री हमारे यहाँ आ जाती है। अब बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि जो हम घर में फ्लश टैंक इस्तेमाल करते हैं आज उसमें हम 15 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आज 2 से 2.5 लीटर पानी में उसी फ्लश को इस्तेमाल करते हैं, पर हम उस टेक्निक को नहीं लाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो तकनीक महंगी है। एक तरफ तो अभियान चलते हैं कि पानी बचाओ, दूसरी तरफ पानी प्रेशर पंप घरों में लगाए जा रहे हैं, तो ये टेक्निक क्या है, उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसके साथ हम जो पानी का रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं और हम उसको सीधे जो भेज रहे हैं, उससे हम हमारे आसपास की क्षिप्रा हो या नर्मदा हो, इन सारी नदियों को जिस तेजी से हम प्रदूषित कर रहे हैं वो इस्तेमाल से भी ज्यादा खतरनाक है। आपने पानी की बात की तो लोग कहते हैं असली नर्मदा बचाओ तो तब होगा जब नर्मदा के पानी में गंदगी नहीं मिलने दी जाएगी। जी, मतलब गंदगी तब नहीं मिलने दी जाएगी जब हम शहरी ये सोचेंगे कि हमारा पानी कहां जाए। अगर हम आज उन विकसित देशों को देखें जो आज ड्राई टॉयलेट्स पर चले गए हैं, वो स्वीडन जैसे देश हों जहां पानी बहुतायत में है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो ड्राई टॉयलेट्स पर चले गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम को कहीं करीब करीब दुनिया नकार रही है और हम फिर हजारों करोड़ रुपए लगा करके एक ऐसा नया ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो बिना शुद्धिकरण के पानी को किसी ऐसी जगह डालेगा जो हमारे नजदीक की नदियों को प्रदूषित करेंगी। हमारे देश में जो औद्योगिकीकरण हो रहा है, क्या यह औद्योगिकीकरण पर्याप्त है या ज्यादा है या कम है, क्या लगता है? दरअसल इसकी दिशा ठीक नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, कम और ज्यादा से ज्यादा जरूरी यह है कि उसकी दिशा ठीक नहीं है। कैसे दिशा ठीक नहीं है, क्या होना चाहिए? जैसे अगर हम औद्योगिकरण की शुरुआत को करीब 300 साल पहले से देखें तो हमारी समझ में यह आता है कि जब जो शुरुआती दौर था, उस शुरुआती दौर में हमारे यहां से सारा रॉ मटेरियल ले जा करके, कच्चा माल ले जाके यूरोप में फैक्ट्रियां डलती थी। उन 300 साल में उनकी समझ में आया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सारी चीजें बहुत पॉल्यूशन फैला रही हैं, सब कुछ फैला रही हैं। तो अब उन्होंने उन सारे कारखानों को, जो उनके वहां सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते थे, वो सारे कारखाने तीसरी दुनिया या भारत जैसे देशों में कर दिए। अब उसकी वजह से जो औद्योगिकरण नया हो रहा है, उस औद्योगिकरण में हम एक दूसरे दुष्चक्र में फंस गए कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बजाय स्वयं अपने इस्तेमाल करने के, हम पूरी दुनिया को निर्यात के हिसाब से बना रहे हैं। जबकि हमारा संविधान भी ये बहुत स्पष्ट कहता है कि ये प्राकृतिक संसाधन हमने हमारी अगली पीढ़ी की विरासत है। बहुत साल से बात कर रहे हैं कि लोग गांव छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। क्या वो दिन आएगा जब लोग शहर छोड़कर वापस गांव की ओर जाने लगेंगे? इसका उल्टा शुरू हो जाएगा? अगर हमारे नीति निर्माता चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे नीति निर्माता हैं, वो योजना आयोग में भी मैं हूं, पर उसके बावजूद वहां की स्थिति देख रहा हूं। या हमारे गृह मंत्री ये कहते हैं कि मेरी तो ये तमन्ना है और मेरी आकांक्षा है कि भारत का 85% जो है वो गांव में रहे, शहरों में रहे। तो ऐसे में कैसे संभव है? क्योंकि जो हमारी खेती की पूरी परंपरा है, जो छोटी जोत की खेती है, उसको खत्म करने की जो साजिश है, जब तक उस साजिश से हम पार नहीं पाएंगे तब तक हम गांव से पलायन नहीं रोक सकते। जब छोटे छोटे किसान हैं, आधा एकड़, पौन एकड़, 1 एकड़ रकबे वाले, तो न वो खेती उनके लिए फायदे का सौदा है, न वो उनका पेट भर पा रही है। तो लोगों का कहना है कि हमें इजराइल वाली पॉलिसी अपना लेने में क्या बुराई है अगर हम बड़ी जोत रखें? नहीं, दो बातें हैं। देखिए, बड़ी जोत के मामले में ये सारी दुनिया में जो अभी नवीनतम आंकड़े आ रहे हैं वो ये कह रही, इंडस्ट्रियलाइज या बड़ी खेती जो है वो खेती की उत्पादकता को कम करती है। और सारी दुनिया में जहां बड़े खेतों में बड़े बड़े खेत हैं, वहां उत्पादकता लगातार कम हो रही है। और अगर आप पूरी दुनिया का उत्पादन का रेशो देखेंगे तो छोटी जोत में पर हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन होता है। सवाल यह है कि आप उनको कैसे संसाधन देते हैं। और जब तक हम खेती को धंधा मानेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। खेती एक जीवन शैली है। आप खेती में 75,000 करोड़ एक बार बैंक ऋण में माफी दे करके और 5 साल तक चिल्लाते हैं, और हर साल उद्योगों को 5,70,000 करोड़ रुपए की टैक्सेशन में सब्सिडी देते हैं। तो ये कैसे चलेगा? यानी सरकार की प्रायोरिटी खेती नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी यह है कि किसी भी तरीके से देसी खेती खत्म हो और खेती बड़े कारपोरेट के कब्जे में चली जाए, कॉन्ट्रैक्ट खेती पर लोग चले जाएं। और उसके दुष्परिणाम हम पंजाब में भी देख चुके हैं। जिस तरीके से पंजाब में पहले टमाटर लगाया गया, उसके बाद आलू लगाया गया, और अंततः लोगों ने सड़क किनारे फेंका उसे, क्योंकि लेने के बाद जो बड़ी कंपनियां वो आपसे सौदा कर लेंगी, उसके बाद वो कहती हैं कि नहीं, हमें तो एक निश्चित आकार का ही आलू चाहिए, निश्चित आकार का ही टमाटर चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब उनको चाहिए होता तो लेते हैं, अदरवाइज वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं। जो उनकी कंडीशंस हैं वो ये है कि आप उस आलू को जमीन, आपको भले ही वो थोड़े पैसे दे देंगे, पर आप उसको मार्केट में नहीं बेच सकते, आप उसको नष्ट कीजिए।
एक ऐसी व्यवस्था जो कि अन्न को नष्ट करती है, क्या भारत के किसान को समृद्ध कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। चिन्मय जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत सी बातों की जानकारी हमारे दर्शकों को दी और उन्हें सचेत भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।